हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट कर रहे थे। हमने पहले सेक्शन 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेक्शन 11 ऑनवर्ड्स करेंगे। सेक्शन 11 किस चीज के बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है अदर कंडीशंस फॉर वैलिड अडॉप्शन। हमने पहले किया कि कौन कौन अडॉप्शंस कर सकता है, और अब फिर हमने किया कि कौन कौन अडॉप्शंस में किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, और फिर अगर अडॉप्ट कर सकते हैं तो फिर उसके बाद सेक्शन 10 में हमने किया था कि किस किस बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो अब सेक्शन वो तो हमने कर लिया। अब सेक्शन 11 में और कुछ कंडीशंस हैं जो कि अडॉप्शंस के लिए फुलफिल करनी जरूरी है। तो क्या है, इन एवरी अडॉप्शन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी कंप्लाइड विद। यहाँ पे वर्ड यूज किया है मस्ट बी, तो ये कंडीशंस कंप्लाई करनी बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है, इफ द अडॉप्शन इज ऑफ अ सन। ठीक है, अगर हमने एक बेटे को अडॉप्ट करना है तो जो अडॉप्टिव फादर है या जो अडॉप्टेड मदर है जिनके द्वारा जिन्होंने अडॉप्शन लेनी है, मतलब बच्चे को गोद में लेना है, तो वहां पे उनके पास हिंदू सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सन्स सन मतलब पोता नहीं होना चाहिए, और सन्स और या फिर पड़पोता, मतलब बेटा, पोता और पड़पोता, मतलब उनका अपना। इन तीनों में से अगर उनके पास कुछ भी है तो फिर वो अडॉप्शन में किसी सन को गोद में नहीं ले सकते। वेदर बाय लेजिटिमेट ब्लड रिलेशन और बाय अडॉप्शन। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए कि यहाँ पे अगर वो जो बच्चा है या जो भी आगे हमने लिनियंसी देखी है कि पोते की बात कर रहे हैं, पड़पोते की, तो वो इलेजिटिमेट रिलेशंस में नहीं होने चाहिए, मतलब उनपे कोई बैन नहीं है। अगर लेजिटिमेट ब्लड रिलेशंस हैं कि और या फिर अडॉप्शन करके उनके पास ऑलरेडी एक बच्चा है, मतलब बेटा है, तो फिर वो दोबारा से बेटे के लिए अडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अडॉप्शन के टाइम पे यहाँ पे एक और वर्ड है लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन। मान लीजिए एक कपल है HNW, ठीक है, या तो ऐसा समझिए कि उनका बायोलॉजिकल बेटा था S। अब अगर इनके पास ये बायोलॉजिकल बेटा है, हम पोते या पड़पोते तक तो जा ही नहीं रहे हैं, तो अगर ये किसी S1 को, मतलब किसी और बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, लड़के को, तो क्या वे ये कर सकते हैं? नहीं। ये क्या होना चाहिए, एक तो लेजिटिमेट होना चाहिए, या फिर ये अडॉप्शन के थ्रू इनका बेटा होना चाहिए, और तीसरी चीज क्या है, ये लिविंग होना चाहिए। मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से इस बच्चे की डेथ हो गई है, अब क्या ये इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? यस, ये लिविंग होना चाहिए। ठीक है, अगर ये लिविंग नहीं है, इसकी डेथ हो गई है, तो फिर यहाँ पे क्योंकि अब नहीं है ना, तो यहाँ पे इस बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये इलेजिटिमेट बच्चा है, मान लीजिए ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, मैरिड नहीं है, और ये अडॉप्शन करना चाह रहा है, ठीक है, तो क्या इसको अडॉप्ट कर सकता है? यस, क्योंकि ये लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप में नहीं आ रहा है। इफ द अडॉप्शन ऑफ अ डॉटर, द अडॉप्टिव फादर और मदर बाय whom the adoption is made must not have a Hindu daughter or son's daughter। यहाँ पे 3 जनरेशंस का हमने देखनी थी, वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक डॉटर नहीं होनी चाहिए और सन्स डॉटर, मतलब पोती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अडॉप्शन के टाइम पे वो लिविंग नहीं होने चाहिए। अगर वो लिविंग है तो अडॉप्शन नहीं हो सकती। और थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर अडॉप्शन मेल पर्सन के तरफ से की जा रही है, और अडॉप्शन किसकी हो रही है? फीमेल की। ठीक है, मतलब जिस बच्चे को गोद ले रहे हैं वो फीमेल है और अडॉप्शन कौन कर रहा है? मेल।
तो जो अडॉप्टिव फादर है और जो लड़की है उनके बीच में एज गैप कितना होना चाहिए? मिनिमम 21 ईयर्स का एज गैप होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट है कि अगर फीमेल किसी लड़के को अडॉप्ट कर रही है तो फिर वहां पे उनका एज गैप मिनिमम कितना होना चाहिए? 21 ईयर्स का। ठीक है, द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 or more पर्सन। एक ही बच्चे को दो अलग अलग पर्सन्स एक ही टाइम पे अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? वैसे तो एक चीज और यहाँ पे एक चीज कही गई है कि सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब ये नहीं निकालना कि एक बार अडॉप्शन हो गई है, क्योंकि अडॉप्शन अगर हो गई है उसी बच्चे को दोबारा से हम अडॉप्शन में नहीं दे सकते। कई बार ऐसा होता है, अब पता नहीं है, मान लीजिए एक हम सिचुएशन को प्रिज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए ये किसी उसमें है, जो बच्चा है वो किसी अनाथ आश्रम वगैरह में है, वहां पे जो ट्रस्टी है, मान लीजिए 2 है, ट्रस्टी या मैनेजर कह लीजिए, जो मैनेजर हैं, ठीक है, वो 2 हैं। मान लीजिए एक कपल आया, उन्होंने कहा कि मैं एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ। लेटर ऑन एक और कपल आया, उसको दूसरे मैनेजर ने डील विद किया, उसने भी उसी बच्चे के लिए हाँ कर दिया। अब साइमल्टेनियसली दोनों कपल से एक ही बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन इन अडॉप्शन बाय द parents or guardian concerned or under their authority with intent to transfer the child from the family of its birth, or in the case of an abandoned child or case of a child whose parentage is not known from the place or family where it has been brought up to the family of its adoption। वही कि पहली चीज तो जो बच्चा है उसकी एक्चुअल गिवन एंड टेकन होनी चाहिए, वो बच्चा एक्चुअली में गोद में मतलब जो अडॉप्शन प्रोसेस है उसमें जाना चाहिए। और दूसरी चीज कि वो मान लीजिए उसकी फैमिली है तो वो अपनी फैमिली से जो अडॉप्टिव फैमिली है उसमें जाएगा। और अगर वो अबंडेंट चाइल्ड है या उसके पेरेंटेज का पता नहीं है, तो जिस जगह पे वो रह रहा है उस जगह से वो कहाँ पे जा रहा है, जो अडॉप्टिव फैमिली। आजकल एक नया प्रोसेस और भी चला है ना, हम बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे पक्षियों को अडॉप्ट कर लेते हैं कि वो रहते तो वही जगह पे हैं, लेकिन हम उनकी एजुकेशन वगैरह का सारा खर्चा खुद उठाने लग जाते हैं, मेंटेनेंस उनके खुद करने लग जाते हैं। जैसे मैं कई जूस वगैरह में गई हूँ, वहां पे मैंने देखा है कि पक्षियों को भी अडॉप्ट किया जा रहा है, तो वो रह तो जू में रहे हैं लेकिन उनका जो खर्चा है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर फैमिली जो अडॉप्ट कर रही होती है वो है। लेकिन जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है उसमें ऐसा नहीं है कि वो बच्चा उसी प्लेस पे रहेगा, ऐसा नहीं है। वहां पे जो अडॉप्शन है, यहाँ पे अगर अडॉप्शन है उसके सारे राइट्स, उस घर में रहने का, उनकी प्रॉपर्टी पे, वो सारे राइट्स ट्रांसफर होते हैं। तो एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड द परफॉर्मेंस ऑफ दत्ता होमा शैल नॉट बी एसेंशियल टू द वैलिडिटी। ये एक हिंदूज में प्रथा है, दत्ता होमा मतलब एक यज्ञ टाइप्स होता है जहाँ पे बच्चे को गोद देने का प्रोसेस किया जाता है रिलीजियसली, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि हर केस में दत्ता होमा होगा तभी अडॉप्शन को वैलिड समझेंगे, ये एसेंशियल नहीं है। अब सेक्शन 12 में क्या है कि इफेक्ट्स, अब अडॉप्शन हो गई, हमने वो सारी कंडीशंस को ध्यान में रख के अडॉप्शन कर ली। अब अडॉप्शन हो गई तो उससे जो बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं उन पेरेंट्स के राइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो बच्चे अडॉप्शन में दिए जा रहे हैं उनके क्या राइट्स होंगे, और जो पेरेंट्स अपने बच्चे को अडॉप्शन में दे रहे हैं उनके राइट्स पे क्या इफेक्ट होगा, ये इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन में बात करेंगे। तो जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो क्या माना जाएगा, जो अडॉप्टिव फादर या मदर हैं उनका अपना बच्चा कंसीडर किया जाएगा फॉर ऑल पर्पसेस विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ, जिस दिन अडॉप्शन हो गई
उस दिन से उसके सारे राइट्स एंड ड्यूटीज वो जो एक्चुअल उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तरफ होते वो हो जाएंगे। एंड फ्रॉम सच डेट ऑल द टाइज ऑफ चाइल्ड इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ शैल बी डीम्ड टू बी स्पेयर। जहां पे जो उसके अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से जो भी राइट्स है वो खत्म, मतलब सारे क्या कहते हैं टाइज हैं वो खत्म हो जाएंगे। और किसके फेवर में क्रिएट हो जाएंगे? जिन्होंने अडॉप्शन की है। पर प्रोवाइजो क्या है कि जो चाइल्ड है वो अपनी बायोलॉजिकल फैमिली में जिन जिन लोगों से, अगर वो उसी फैमिली में रहता, वहां पे जिन जिन लोगों से वो मैरिज नहीं कर सकता था, यहाँ पे भी वो मैरिज, चाहे उसकी अडॉप्शन हो गई है किसी और फैमिली में, अब वो अपनी बायोलॉजिकल फैमिली में जाके मैरिज तो नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। एनी प्रॉपर्टी विच इज वेस्टेड इन अडॉप्टेड चाइल्ड बिफोर द अडॉप्शन shall continue vested in such persons subject to the obligation if any attaching to the ownership of such property including the ownership to maintain relatives in the family of his or her। अगर कोई प्रॉपर्टी उसकी अडॉप्शन से पहले उसमें वेस्ट हो चुकी थी वो उसी के साथ में रहेगी, उसी में वेस्टेड रहेगी। और अगर उस प्रॉपर्टी से जुड़े उसके कुछ राइट्स हैं बायोलॉजिकल फैमिली में, तो वो ड्यूटीज हैं वो भी इंटैक्ट रहेंगी। ठीक है, उसको उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना ही पड़ेगा। द अडॉप्टेड चाइल्ड शैल नॉट डाइवर्स एनी पर्सन ऑफ एनी एस्टेट विच वेस्टेड इन हिम और हर बिफोर द अडॉप्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ ये तो उसके राइट्स पे तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब मान लीजिए अडॉप्शन हो गई, ठीक है, H&W है, ठीक है, उनके पहले एक बेटी ही थी, डॉटर थी, उनको बेटा चाहिए था तो उन्होंने एस की अडॉप्शन कर ली, लेकिन इसको उन्होंने पहले कुछ प्रॉपर्टी पहले ही दे दी थी, तो वो इसमें ऑलरेडी डाइवर्स कर चुकी है डी के फेवर में। तो अब जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी इसको मिल चुकी है उस पे इसका कोई राइट नहीं है, उसको ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी ये अडॉप्शन। बस सीधी सी बात इतनी सी है। और सेक्शन 13 क्या कह रहा है? राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं जिन्होंने अडॉप्शन में बच्चे को गोद में लिया है, तो अब वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं? तो इसमें सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी एंड अडॉप्शन डज नॉट डिप्राइव द अडॉप्टिव फादर और मदर ऑफ द पावर टू डिस्पोज ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी बाय ट्रांसफर, इंटर विवोर्स और बाय विल। तो अब यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, अगर उनके अपने बायोलॉजिकल बच्चे होते मान लीजिए, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को तब भी उनका राइट था ना, वो विल बना सकते थे या फिर वो इंटर विवोर्स में भी ट्रांजैक्शंस मान लीजिए सेल कर लिया, कुछ भी कर लिया, वो कर सकते थे। तो अगर वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बच्चों के साथ कर सकते थे, तो वो अडॉप्शन के बच्चों के साथ भी वही कर सकते हैं। मतलब अडॉप्शन से जो अगर उनके पास कोई राइट है तो उनका वो राइट खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो जैसे पहले विल वगैरह बना सकते थे या इंटर विवोर्स ट्रांसफर कर सकते थे, वो अब भी कर सकते हैं। फाइन। सेक्शन 14 क्या कह रहा है? डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टिव मदर इन सर्टन केसेस। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे केसेस देखेंगे जहां पे पॉलीगैमी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अगर हिंदू है जिसकी एक से ज्यादा वाइफ्स हैं जो कि लिविंग है एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, आज के टाइम पे 2023 में शायद ये सेक्शन उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन क्योंकि 1956 में हमने ये एक्ट बनाया था और उसी ईयर में हिंदू मैरिज एक्ट इन एग्जिस्ट आया था। उस टाइम से पहले जो मैरिजेस हुई थी वहां पे कई बार बाइगेमी या पॉलीगेमी के केसेस भी हमें देखने को मिलते थे। अगर मान लीजिए उन केसेस में उन्होंने अडॉप्शन वगैरह करनी थी, तो वहां पे अब उस हस्बैंड की तो काफी सारी वाइफ्स हैं, उन केसेस में को ध्यान में रखते हुए हमें ये सेक्शन भी बनाना पड़ा। वेयर हिंदू, अगर एक हिंदू की कई ज्यादा वाइफ्स हैं जो कि अभी लिविंग हैं, तो
जो सीनियर मोस्ट होगी, सॉरी, जो अगर यहाँ पे तो पहले एक ही है कि जो एक वाइफ है, ठीक है, अगर किसी हिंदू की एक ही वाइफ है तो जो वो वाइफ है वो ही अडॉप्टिव मदर होगी। पहली चीज तो बड़ी सिंपल है। पर अगर उसकी एक से ज्यादा वाइफ्स हैं तो सभी की कंसेंट तो जरूरी ही है। तो जो सीनियर मोस्ट होती है वो तो होती है अडॉप्टिव मदर, और बाकी सारी कौन कहलाती है? स्टेप मदर्स। ठीक है। अगर किसी विडोर ने, मतलब जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, या फिर किसी बैचलर ने किसी बच्चे को गोद लिया है, बाद में उसकी मैरिज हो जाती है, तो जो जिसके साथ उसकी मैरिज होगी वो अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए क्या होगी? स्टेप मदर। और अगर यहाँ पे विडो है, ठीक है, अगर कोई विडो या अनमैरिड वुमेन अडॉप्ट करती है बच्चे को और लेटर ऑन वो मैरिज कर लेती है, विडो के केस में रीमैरिज और अनमैरिड केस में मैरिज कर लेती है, तो जो लेटर ऑन उसका हस्बैंड होगा वो अडॉप्टेड चाइल्ड का क्या होगा? स्टेप फादर। ठीक है। और सेक्शन 15 क्या कह रहा है? वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड। सीधी सीधी सी बात है, अगर हमने एक वैलिडली एक अडॉप्शन कर ली है, ठीक है, हमने एक बच्चे को उसके फैमिली से भी अलग कर दिया, सब कुछ कर दिया, बाद में हम ये नहीं कह सकते कि भाई अब ये अडॉप्शन में मैं नहीं मानता या मैं इस अडॉप्शन को कैंसिल कर रहा हूँ। हम कोई खिलौना नहीं दे रहे हैं अब किसी को, हम एक जीते जागते बच्चे की बात कर रहे हैं, तो इसलिए अगर एक बार अडॉप्शन हो जाती है उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। नो अडॉप्शन विच हैज बीन वैलिडली मेड कैन बी कैंसिल बाय द अडॉप्टिव फादर और मदर, या कोई और भी पर्सन, ठीक है, उनके द्वारा पहली चीज तो अडॉप्शन को कैंसिल नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज क्या है? नोर कैन द अडॉप्टेड चाइल्ड रिनाउंस हिज और हर स्टेटस एज सच एंड रिटर्न। अब यहाँ पे बच्चे के बारे में बात की गई है कि जो बच्चा है वो खुद भी अपनी अडॉप्शन को रिनाउंस नहीं कर सकता और वापस अपनी फैमिली में नहीं जा सकता। सेक्शन 16 क्या कह रहा है? प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू अडॉप्शन। ठीक है, अगर हमने अडॉप्शन के रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करवाया है तो उसके रिलेटेड कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेगी? Whenever any document registered under any law for the time being in force is produced before any court purporting to record an adoption made and is signed by the person giving and the person taking the child in adoption, the court shall presume that the adoption has been made in compliance with the provisions of this act unless and until इट इज डिसअप्रूव्ड। अगर हमने एक अडॉप्शन करके एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवा लिया और कल को हम उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेगी कि भाई जो अडॉप्शन हुई थी वो इस एक्ट को की प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए हुई है, अनटिल इट इज डिसअप्रूव्ड। अगर कोर्ट ने इसको डिसअप्रूव नहीं किया उस डॉक्यूमेंट को, तब तक कोर्ट प्रिजम्पशन क्या ली जाएगी कि भाई इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ही अडॉप्शन हुई है। सेक्शन 17 क्या कह रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन पेमेंट्स, कि अडॉप्शन में कोई पैसों का लेन देन नहीं होगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर अडॉप्शंस हो रही हैं तो जो फैमिली अडॉप्शन में बच्चे को दे रही है वो कोई पैसे नहीं ले सकती, और जो फैमिली ले रही है बच्चे को गोद ले रही है वो पैसे दे नहीं सकती। No person shall receive or agree to receive any payment or any other reward in consideration of the adoption of any person, and no person shall make or give or agree to make or give to any other person any payment or reward of the receipt of which is prohibited by this section। ठीक है, बस सिंपल सी बात कि जिसने बच्चा गोद में दिया है, मतलब जिस फैमिली ने दिया है, मतलब बायोलॉजिकल फैमिली, कोई पैसों का लेन देन नहीं कर सकती। ठीक है, यहां तक वो है। एंड शैल मेक और गिव, तो यहाँ पे जो फैमिली गोद ले रही है वो देने का प्रॉमिस नहीं कर सकती। इस सेक्शन में वो चीज प्रोहिबिटेड है। और अगर ऐसा कुछ पकड़ा जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है? 6 मंथ्स की पनिशमेंट है, या फिर फाइन है, या दोनों लग सकते हैं। ठीक है, और इस एक्ट के अंडर अगर हमने भैया के कोई केस
रजिस्टर करवाना है, प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करवानी है, तो वो कब तक नहीं हो सकती? विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के बिना इस एक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट हम नहीं कर सकते। तो सेक्शन 17 तक हमारा अडॉप्शन वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो मेंटेनेंस है वो स्टार्ट होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।